हेलो एवरीवन, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट डे जब टॉपिक हमने ख़त्म किया था तो वो नेहरू के स्पीच को लेकर के था, जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में अपनी बातें रखी थी। उसमें क्या कुछ चीज़ें थी। तो पहली चीज़, उन्होंने अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन ली थी, उनके आइडियाज़ को समझने की कोशिश की थी, और जो बेसिकली लिबर्टी इक्वालिटी पर उन्होंने फोकस किया था। दूसरी चीज़ उन्होंने कही थी कि हमारे जो आइडियाज़ हैं, हम उनके आइडियाज़ को एग्जैक्ट बारो नहीं करेंगे, हम सिंपली कॉपी नहीं करेंगे, हम उनको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई करेंगे। जैसी हमारी ज़रूरत होगी हम उतना ही उसको एक्सेप्ट करेंगे या अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई करेंगे। तीसरी चीज़ उन्होंने फोकस की कि हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो उनकी अचीवमेंट्स थी उसको हम रखें, और जहाँ कहीं भी वेस्ट ने गलतियाँ की है हम उसको ठीक करके अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करें और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको ढाल पाएँ। तो इस तरह से जो उनका अप्रोच था वो काफ़ी प्रैक्टिकल था, न कि जस्ट कॉपी पेस्ट वो करने जा रहे थे जैसा कि आरोप लगाया जाता है। एडिशनली उन्होंने किन चीज़ों पे फोकस किया तो कहा कि जो लिबरल आइडियाज़ थे, डेमोक्रेसी की बात की, सोशलिस्ट आइडिया, इकोनॉमिक जस्टिस के सभी को एक आइडियल इनकम मिले, और फिर इन सारी चीज़ों को उन्होंने रीअडॉप्ट किया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, मीन्स कॉपिंग नहीं है। द विल ऑफ द पीपल नेक्स्ट टॉपिक है। अब नेहरू इस बात पर बार बार फोकस कर रहे थे कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं वो विल ऑफ पीपल है, मतलब वो जनता की इच्छा है कि जनता चाहती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो। बट क्या सारे लोग ऐसा सोच रहे थे? एक कम्युनिस्ट लीडर थे सोमनाथ लाहिरी, उनका कहना ये था कि यह जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है यह जनता की इच्छा नहीं है, यह टोटली ब्रिटिश इम्पीरियल के डार्क साए में चल रहा है। कहा कि असेंबली बनाने के लिए जो प्रपोज़ल था वो अंग्रेज लेकर के आते, कैबिनेट मिशन लेकर के आता है। देश में इस समय ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश गन्स भरी पड़ी हुई हैं, और जो इम्पॉर्टेंट प्रपोज़ल हैं उस पर लंदन में भी विचार हो रहा है। तो किस तरह से हम माने कि यह एक इंडियन प्रपोज़ल है, यह एक इंडियंस के लिए है। उन्होंने कहा कि यह वायसराय के डायरेक्शन से और ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन के हिसाब से चल रहा है, तो इसको एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह पाना सही नहीं है। ये चीज़ें उस समय 1946 से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर्क करने लगी थी, ये उसी टाइम की बात चल रही है। तो उनका कहना ये था कि पहले इन अंग्रेज़ों को भगा दीजिए, उसके बाद हम अपना पार्लियामेंट बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और उसके बाद हम काम करेंगे। यहाँ पर एक फेमस पिक्चर है, मे बी कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ पिक्चर्स के बारे में पूछ दे तो कौन कौन लीडर्स हैं। तो ये हो गए जवाहरलाल नेहरू, ये हो गए राजेंद्र प्रसाद, यहाँ हो गए सरदार पटेल, यहाँ पर आपको अंबेडकर साहब दिख रहे हैं जो मेन है, मौलाना आज़ाद हो गए, और यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। याद रखिए जनसंघ के नेता थे और हमेशा से ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपोज किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अगेन BR अम्बेडकर, दोनों ऐसे पार्टियों से थे और हमेशा कांग्रेस का अपोनेंट रहे थे, फिर भी इनको टीम में शामिल किया गया था। खैर, कभी कभार इस तरह से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए इसको देखना ज़रूरी था। खैर, सोमनाथ लाहिरी का स्पीच क्या है? उन्होंने कहा, पंडित नेहरू, मैं आपको बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि आपने ये साफ साफ कहा कि हम किसी भी हाल में ब्रिटिश लोगों का इम्पोजिशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर किसी भी कारण से ब्रिटिश लोग अपनी वॉइस को हम पर थोपते हैं तो हम उनके खिलाफ स्ट्रगल करेंगे। नेचुरली ये बोल्ड वर्ड है और नोबल वर्ड है, और मैं इसके लिए आपको शाबाशी देता हूँ। बट अब उनके से वो एक्चुअल पॉइंट पे आते हैं। उन्होंने कहा कि आप ये तो कह रहे हो कि हम ब्रिटेन के अब आइडियाज़ को, उनके फोर्स को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन आप इन चैलेंजेस को कैसे फेस करने वाले हो? कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, वही सारी बातें जो शॉर्ट में डिस्कस की थी, यहाँ पूरा स्टेटमेंट आ रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है वो ब्रिटिश प्लान के तहत बन रहा है, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने साफ साफ कह के रखा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन होता है जो कि अनसेटिस्फाइड रहा, तो उसके लिए आपको फेडरल कोर्ट आपको इंग्लैंड में जाकर के उस पर वाद विवाद होगा। क्लेमेंट एटली ने साफ साफ कहा कि अगर लोग इस बात पर सहमत नहीं होते हैं तो इंडिया को डिवाइड कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि जो एक्चुअल पावर है वो अभी भी ब्रिटिशर्स के पास है। याद रखिए, डिस्कशन 1946 में हो रहा है, जब इंडिया के पार्टीशन पर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। तो
उनका कहना ये था कि साहब जब अल्टीमेट डिसीजन जो है जब ब्रिटिश ही ले रहे हैं, उनके हिसाब से ही काम हो रहा है, तो इस असेंबली का मतलब क्या है, हम किस बात पर हम गर्व करें कि ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। उन्होंने कहा कि यह जो मीटिंग हो रही है ब्रिटिश गन्स, ब्रिटिश आर्मी के साए में हो रही है। फाइनल पावर अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथ में है, और अभी भी जो है हम जो एटली हैं वो हम जो है हम लोग को सलाह दे रहे हैं। इवन कि जो सरदार पटेल भी थे, उन्होंने भी जो है ये इस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि देयर इज़ नो फ्रीडम इन कंट्री बट टू जो है फाइट, वी हैव फ्रीडम ओनली टू फाइट आवर सेल्फ। हमें इस बात की आज़ादी सिर्फ लड़ाई करने के लिए, चूँकि 1946 में ज़बरदस्त दंगे भड़के हुए थे, तो उसी पर सरदार पटेल ने एक स्टेटमेंट दे दिया था। उसी लाइन को ये कोट कर रहे हैं कि साहब इस समय देश में आज़ादी जो है सिर्फ लड़ाई करने की है और किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है, सारा काम तो हमको ब्रिटिश के हिसाब से ही करना पड़ रहा। तो जो ये साहब थे, इन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो सोमनाथ लहरी हैं ये साफ साफ कह रहे हैं कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, ये अभी भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। तो आपको जो है अभी काम नहीं करना चाहिए, अंग्रेज़ों को पूरी तरह से भगाइए, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को टोटली ख़त्म कीजिए, उसके बाद से हम फ्री होंगे और उसके बाद अपने हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे। तो ऐसा सोमनाथ लहरी की सोच थी 1946 में। आइए जो है इनकी बात को देखने की कोशिश करेंगे कि कितना सच था और इस बात की वाकई कोई वैलिडिटी थी कि नहीं, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो वास्तव में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी कि नहीं कर रही थी, या फिर वास्तव में वो ब्रिटिशर्स को ही रिप्रेजेंट करती थी। नेहरू और दूसरे लोग भी मानते थे कि कहीं ना कहीं इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल था, और ये फैक्ट भी है, सीधी सी बात है। कैबिनेट मिशन अंग्रेज लेकर के आए, उन्होंने ही प्रपोजल रखा कि जो है आप एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। ब्रिटेन के लोग बार बार सलाह भी दे रहे थे, बट नेहरू ने एक बात कही कि यू मस्ट नॉट इग्नोर द सोर्स फ्रॉम विच द असेंबली डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस असेंबली को पावर कहाँ से मिल रही है। नेहरू का जो स्टेटमेंट है बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। नेहरू बहुत अच्छे वक्ता थे, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट डू नॉट कम इनटू इफेक्ट बाय स्टेट पेपर्स। का सरकार कागज़ों से नहीं बनती कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लेटर लिख दिया तो सरकार जो है बन गई। सरकार की असली पावर जो है विल ऑफ पीपल से आती है, जनता से आती है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमें जनता ने चुन करके भेजा है और हम जो है जनता के लिए कानून बनाना चाहते हैं। तो इसलिए भले ही जो है पेपर वर्क ब्रिटेन के साथ चल रहा हो, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये जनता को रिप्रेजेंट करती है। ये बात सही भी थी। आप देखोगे 1950s के डिकेड में, जैसा कि पहले ही बताया हुआ है, दुनिया के 2/3 कंट्री, मोर देन 150 कंट्री जो है आज़ाद होते हैं, और उनमें अधिकांश ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज किया। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आज तक लगभग 70 साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, किसी ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल नहीं उठाया कि कॉन्स्टिट्यूशन ख़राब है। नेताओं को तो हमेशा गाली दी जाती है, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड, बट किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ख़राब है। इट मीन्स कि उस दौर में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो वाकई जनता के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता था, जनता के विल को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यही बात जो आगे कही गई है, जो डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और जस्टिस, ये 3 आइडियाज़ थे जो काफ़ी समय से जो है इंडिया में इन पर बात चल रही थी। जब जो है सोशल रिफॉर्मर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज ख़त्म होना चाहिए, विडोज़ को फिर से रीमैरिज की वजह देना चाहिए, तो इसका मतलब था वो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं कि सबको सामाजिक न्याय मिले। जब स्वामी विवेकानंद जो है हिंदुज़म में रिफॉर्म करने की बात करते हैं, जब वो कहते हैं कि जब ज्योतिबा फुले ये कहते हैं कि जो दलित नेता हैं उनके साथ अच्छे से जो दलित लोग हैं, डिप्रेस्ड क्लास है, उनके साथ अच्छे ट्रीटमेंट होना चाहिए। जब कम्युनिस्ट सोशलिस्ट जो है वर्कर्स और पीजेंट्स की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। इट मीन्स कि ये आइडिया बाहर से नहीं थे, ये आइडियाज़ इंडिया के भीतर से निकल कर के आ रहे हैं। जब नेशनलिस्ट लीडर एक इंडियन और गवर्नमेंट की बात करते हैं और तो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की ही बात करते हैं। जब वो कहते हैं सबको मिलजुल करके लड़ना चाहिए तो कहीं ना कहीं वो इक्वालिटी की बात करते हैं। तो इस तरह से जो बेसिक आइडियाज़ थे वो कहीं भी बाहर से नहीं आ रहे, वो इंडियन सोसाइटी के भीतर से निकल करके आ रहे हैं। एक और चीज़ थी, आप जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले अंग्रेज़ों ने कई छोटे छोटे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इंडिपेंडेंट कंट्री का होता है, तो उन्होंने जो है इसके लिए एक्ट वर्ड यूज़ किया। तो 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन करके आया
उसके पहले जो है 3 और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बने थे 1909 में, 1919 में और 1935 में। ठीक है, ये जो तीनों के जो है एक्ट्स थे, ये तीनों के तीनों ब्रिटिशर्स ने बनाए थे पूरी तरह से। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अभी प्रेजेंट का है, उसको बनाने में इंडियंस का रोल था। इंडियन लोग मीटिंग करते हैं, वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं क्या क्या रूल्स बनेंगे, जबकि जो पुराने जो कानून थे उसको टोटली ब्रिटिशर्स ने बनाया। एक डिफरेंस। दूसरी चीज़ थी कि वहाँ पर क्या था, जो एक्चुअल पावर जो दी गई थी वो सारी के सारी जो है अंग्रेज़ों के पास थी। कहीं कहीं इंडियंस का इलेक्शन होता था, उनके हाथ में छोटे मोटे पावर दिए गए। जैसे 1919 में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसको थोड़ा सा जो है जनता के प्रति जवाबदेह बनाया। 1935 में बढ़ा दिया गया। बावजूद इसके वो एक्चुअल पावर्स कभी भी इंडियन लीडर्स के हाथ में नहीं दी गई, जबकि जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारा पावर इंडियंस के हाथ में देता है। तीसरी चीज़, 1935 में जब जो सबसे हाईएस्ट वोट देने की जो पावर दी गई थी, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया गया था, तब भी जो है मुश्किल से 10 से 15% जो है पावर ही दी गई थी। मतलब 10 से 12% लोगों को ही जो है वोटिंग राइट दिया गया था। और यहाँ पर क्या है कि आज जो है सारे भारतीयों को वोटिंग राइट दिया गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो टोटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको किसी भी तरह से पुराने जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानूनों से कंपेयर नहीं कर सकते। खैर, उसमें उस सिस्टम में भी जो है 1935 का एक्ट आता है, उसमें भी कांग्रेस जो है 11 में से 8 प्रोविंस में अपनी सरकार बना ले आती है। इट मीन्स कि कांग्रेस जो है डायरेक्टली जनता को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जनता कांग्रेस को वोट कर रही थी। खैर, तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि जो पुराने जो 3 जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट थे उसको जो है जो अभी के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर नहीं कर सकते। क्या रीज़न थे? पहली चीज़, उसको बनाने में इंडियंस का रोल नहीं था। सेकंड थिंग, उसमें इंडियंस को कोई पार्टिसिपेशन नहीं दी गई, एक्चुअल पावर नहीं दी गई। तीसरी चीज़, उसमें जो है जनता का जो वोटिंग परसेंटेज था बहुत कम था। और आज के डेट में हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दे दी गई है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन पुराने एक्ट जैसा बिल्कुल नहीं है, और यह वास्तव में जनता को रिप्रेजेंट करता है। ये अगली वजह थी। ठीक है, यहाँ पर वही बात है कि ये जो रूल था वो टोटली कॉलोनियल फ्रेमवर्क में बना था और अंग्रेज़ों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बना था। ये भी एक बड़ी चीज़ है। 1935 तक जो तीनों एक्ट बने हैं ये अंग्रेज़ों के फ़ायदे के हिसाब से बनाए गए हैं। और जबकि जो है 50 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के आता है वो इंडियंस के फ़ायदे को ध्यान में रख करके बनाया गया था। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। डिफाइनिंग राइट्स, देश बहुत बड़ा है, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, तो एक बड़ा मुद्दा आया राइट्स को डिसाइड करने का। जो वीकर सेक्शन थे, माइनॉरिटीज़ थे, वो चाहते थे कि हमको स्पेशल जो है बेनिफिट्स मिले, क्योंकि सदियों से हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो हमको कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। एट द सेम टाइम जो अपर कम्युनिटीज़, पावरफुल कम्युनिटीज़ थी, उनका कहना ये था कि साहब अब तो सबको इक्वलिटी मिल गई, अपना देश आज़ाद हो गया, तो तुमको क्यों जो है हम स्पेशल स्टेटस दें। तो इस तरह का जो है डिबेट बहुत होता है कि किसको क्या राइट्स मिलने चाहिए, क्या नहीं मिलने चाहिए। बड़ी लंबी लंबी डिबेट्स हुई हैं। नेचुरली आप 100% सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, खासकर इंडिया जैसे डाइवर्सिफाइड कंट्री में, बट फिर भी काफ़ी डिस्कशन के बाद कोशिश की गई कि मैक्सिमम लोगों को संतुष्ट किया जा सके, या फिर ऐसा कानून बनाया जाए या ऐसे लॉज बनाए गए, ऐसे राइट्स दिए जाए जो एटलीस्ट जो है अगर किसी को बहुत फ़ायदा ना दे तो एटलीस्ट किसी का नुकसान ना कर पाए। एक बड़ा इशू था सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के। अब पहले जानते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है। बेसिकली 1909 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें ये कहा गया कि जो वोटिंग होगी वो कॉमन वोटिंग नहीं होगी। आज क्या वोटिंग होती है उसमें क्या है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा इलेक्ट होता है। अब डजेंट मैटर उस इलाके में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, सभी लोग एक समान वोट करते हैं, एक ही आदमी को वोट कर सकते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम ये था कि जो पूरे देश को कई सोसाइटी में बांट दिया गया और ये कहा गया कि जो मुस्लिम लोग हैं वो मुस्लिमों को इलेक्ट करेंगे, जो हिंदू लोग हैं हिंदुओं को इलेक्ट करेंगे, जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रिश्चियंस को इलेक्ट करेंगे। इट मीन्स कि एक मुस्लिम आदमी हिंदू को वोट नहीं कर सकता था और हिंदू क्रिश्चियन को वोट नहीं कर सकता था। तो यही था सेपरेट इलेक्टोरेट, और इसी सेपरेट इलेक्टोरेट के कारण जो है देश डिवाइड हुआ था। ठीक है, वहीं से जो मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से अलग होती चली गई और फाइनली उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सेपरेट नेशन चाहिए। ठीक है, इसी कारण जो देश के जो मेजॉरिटी ऑफ लीडर थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। एट द सेम टाइम 27 अगस्त
1947 को मद्रास से एक लीडर थे बी पोकर बहादुर। उन्होंने एक शानदार सी स्पीच दी सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में। उनका कहना ये था कि दुनिया का कोई भी देश हो वहाँ माइनॉरिटी तो होते ही है। सीधी सी बात है, कोई भी देश हो एक आदमी भी होगा जो दूसरे धर्म जाति समूह का होगा, लेकिन माइनॉरिटी तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता माइनॉरिटी हो ही ना। तो उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ जो है दुनिया के हर एक देश में होते हैं और आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते। तो एक अच्छा सिस्टम वो होता है जो एक ऐसा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क तैयार करे जिससे माइनॉरिटी जो है वो सबके साथ हार्मनी के साथ रह पाएँ और उनके साथ कोई भेदभाव न हो, और अगर कोई डिफरेंसेस हों तो उसको कम से कम किया जाए। और अगर कोई ऐसा सिस्टम जहाँ पर माइनॉरिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, उनकी वॉइस को सुन लेता है, तो वो जो है सबसे अच्छा सिस्टम होता है। उन्होंने कहा कि इंडिया में चूँकि मुस्लिम्स जो है माइनॉरिटीज़ हैं, इसलिए उनके वॉइस को सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। उन्होंने कहा मुस्लिमों की जो प्रॉब्लम्स है उसको नॉन मुस्लिम अच्छे से नहीं समझ सकते, इसलिए मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना ही चाहिए। अब जैसे ही ये बात आती है, पूरे पार्लियामेंट में ज़बरदस्त जो है बहस शुरू हो जाती है। सब लोग जो है हल्ला गुल्ला करने लगते हैं। उनका कहना है साहब इसी आइडिया ने देश को तोड़ा है, देश में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। खूब सारा जो है बहस होनी शुरू हो जाती है। अब इसके अगेंस्ट लोग क्या कहते हैं, अलग अलग लोग जो अपने अपने व्यूज़ लेकर के आते हैं। जैसे कि एक आर.वी. धुलेकर थे। आर.वी. धुलेकर इन्होंने जो है बड़े एग्रेसिव लीडर थे। इन्होंने कहा कि जो है देखिए साहब, आपको जो है हज़ारों साल आपको जो है हज़ार तो नहीं थे, आपको जो है आपने हमेशा जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के आपको बहलाया फुसलाया गया है। अब इस आइडिया को छोड़ दीजिए, अब अंग्रेज जा चुके हैं, अब कोई भी आपको मिसगाइड करने वाला नहीं है। ये आइडिया बिल्कुल भी देश में नहीं चलेगा। सीधा सीधा उन्होंने एक तरह के धमकी भरे लहजे में बोला। खैर नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने जो है जो भी नेता थे सब डरे हुए थे। उन्होंने देखा था किस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट के कारण देश का पार्टीशन हुआ, ज़बरदस्त दंगे फसाद हुए। तो उनका कहना ये था कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट एक ऐसा जहर है जो हमारे देश के पॉलिटिक्स में घुस गया है। ये सरदार पटेल का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की डिमांड आगे कंटिन्यू होती है तो देश फिर से डिवाइड होगा, फिर से जो है देश जो है ब्लड बाथ में डूब जाएगा, चारों ओर दंगे फसाद होने लगेंगे और मे बी कि इन फ्यूचर फिर से देश डिवाइड होने लगेगा। उन्होंने कहा कि आप देश में शांति चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर आपको देश में शांति चाहिए तो इस आइडिया को इमीडिएट ड्रॉप कीजिए, ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्या उनका स्टेटमेंट है, हम आते हैं डिटेल से। उन्होंने कहा कि जो है काफ़ी समय से हम जो इस सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में सुन रहे हैं और जो है ये सही नहीं है। आपको जो आप दुनिया में एक कंट्री बता दीजिए जहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट हो। उसने कहा कि दुनिया में जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्री हैं कहीं भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, तो फिर आप क्यों डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया में सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। उसने कहा कि इसके कारण देश में जो है डिवीज़न होकर रखा हुआ है। ऑलरेडी आप देख चुके हो कि दंगे भड़के पड़े हैं और देश डिवाइड हो चुका है। कहा कि अंग्रेज़ लोग जब जा रहे थे तो उन्होंने जो है देख शरारत की और हिंदू मुस्लिमों को अलग कर दिया, और जो है और आप चाहते हैं कि ये जो है शरारत अभी भी चले। हियर एक छोटा सा वर्ड है, हो क्या रहा था कि चारों पार्लियामेंट में हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो उसी कारण बीच में हियर बोला कि नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने इस आइडिया को इंट्रोड्यूस इसलिए किया था ताकि वो लंबे समय तक देश पे रूल कर सकें। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उनको खुद भी नहीं सोचे थे कि ये दंगे इतने भयानक हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम जो डिवाइडेशन था वो इतना भयानक हो जाएगा, उनको इमीडिएट जाना पड़ेगा। उन्होंने इसको अपने फ़ायदे के लिए लाया था, लेकिन उससे इनका नुकसान हुआ। तो किसी भी हाल में ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जो गोविंद वल्लभ पंत, इनका कहना ये था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये देश के लिए तो नुकसानदायक है ही, माइनॉरिटी का भी नुकसान करती है। उन्होंने जो है जो पी पोकर बहादुर, उन्होंने कहा कि यह सही बात है, सक्सेस के ऑफ डेमोक्रेसी इस बात पर निर्भर करती है कि वो अलग अलग लोगों में कितना कॉन्फिडेंस पैदा कर पाती है। उसने कहा कि जो है आइडियली हर एक सोसाइटी को सेटिस्फाई होना चाहिए, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी जो है माइनॉरिटीज़ को की प्रॉब्लम के लिए इस आइडिया को सही नहीं माना। उनका कहना यह था कि यह एक तरह का सुसाइडल डिमांड है जो कि मुस्लिमों को टोटली आइसोलेट कर देगी, और इसीलिए इस तरह के आइडियाज़ नहीं होने चाहिए। अब आते हैं इनके स्टेटमेंट पे। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट विल बी सुसाइडल टू माइनॉरिटीज़। उन्होंने कहा कि यह जो एक सुसाइडल टेंडेंसी है, क्योंकि
अगर जो है आप सेपरेट इलेक्टोरेट लोगे तो आप हमेशा ही माइनॉरिटी बने रह जाओ। क्यों? क्योंकि आप बाकी दूसरी किसी कम्युनिटी से ज्वाइन नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ जो है अपने लोगों के ही लीडर रह जाओगे, और मेजॉरिटेरियन जो लीडर हैं वो आपको इग्नोर कर देंगे क्योंकि आपकी संख्या कम है। तो उनका कहना ये था कि अगर आप एक जनरल इलेक्शन सिस्टम में आते हो तो आप जो है अपनी सोसाइटी के साथ दूसरी सोसाइटी के साथ गठजोड़ करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतोगे। इससे क्या होगा, आपके लीडर टॉप लेवल डेजिग्नेशन तक जाएंगे और जो है आपको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप माइनॉरिटी से मेजॉरिटी बनना चाहते हैं, देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको यह आइडिया छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बड़ा एक्सट्रीम डेंजरस है, क्योंकि अगर आप एक तरह से अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं तो एक तरह से वो एक एयर टाइट कंपार्टमेंट है कि आपने खुद को एक खास ब्लॉक में फिक्स कर दिया है और कहा कि जहाँ पर कोई भी फ्रेश एयर नहीं आएगी। जब ताज़ी हवा नहीं आएगी तो आपको जो है अच्छे से सांस नहीं ले पाओगे और ये आपके लिए हार्मफुल होगा। तो कहा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो फिर ज़िंदगी भर जो है कभी भी उनकी वॉइस इफ़ेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि आपके लिमिटेड लीडर चुने जाएंगे और वो जो लीडर्स हैं वो आपकी बात को अच्छे से रख नहीं पाएंगे, क्योंकि बाकी लीडर आपको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग आइडियाज़ आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखने लायक है, आप किसी का भी स्पीच सुनोगे तो सबसे पहले वो अपने विरोधी की तारीफ़ करता है, फिर उसकी क्रिटिसाइज़ करता है। आइडियली जब भी हम कभी बहस करते हैं, अपने आइडियाज़ को किसी के सामने रखते हैं, तो सीधे सीधे उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। आइडियल तरीका ये है कि अगले के जो अच्छे पॉइंट्स हैं उसको रखिए, फिर उसके बाद उसके पॉइंट्स में जो गलतियां हैं वो निकालिए। आइडियल डिबेट करने का भी तरीका ये है, और लाइफ में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अच्छे तरीके से बात रखने का तरीका भी यही है। चलिए आगे आते हैं, आगे और क्या क्या आइडियाज़ आते हैं। उन्होंने कहा कि देश को जो है सिर्फ और सिर्फ हमको इस बात पे फोकस करना है कि एज ए सिटीजन हमारे क्या राइट्स हैं, और हमारी जो लॉयल्टी है वो सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति होनी चाहिए और किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है अपने धर्म के प्रति भी निष्ठावान हैं और देश के प्रति भी नहीं होंगे। ऐसी जो है लॉयल्टी हमें नहीं चाहिए, डिवाइडेड लॉयल्टी नहीं चाहिए। जो लॉयल्टी होगी सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति चाहिए, और एज ए सिटीजन आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम है वो एक ऐसे पिरामिड के तौर पे होना चाहिए जिसके ऊपर भी जो है सोशल पिरामिड होना चाहिए, जिसके ऊपर भी सिटीजन है और नीचे भी सिटीजन है। हमें जो भी राइट्स मिलने चाहिए वो एज ए सिटीजन मिलने चाहिए, ना कि एज ए हिंदू, एज ए मुस्लिम या एज ए सिख ईसाई के तौर पे मिलने चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि कम्युनिटी आइडेंटिटी मत छोड़ रखिए, आप जो है नेशनल आइडेंटिटी की बात कीजिए। यहाँ पर एक और स्टेटमेंट उनका आता है, उन्होंने कहा कि फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव टू बी ट्रेंड इन सेल्फ डिसिप्लिन। एक डेमोक्रेसी की सफलता तभी जो है पॉसिबल होगी जब हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड होंगे। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में हमको जो है अपनी केयर कम करनी है और दूसरों की केयर ज़्यादा करनी है, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। हमें कोई डिवाइडेड लॉयल्टी नहीं चाहिए कि आप जो है अपने धर्म के प्रति भी लॉयल हों, देश के प्रति भी नहीं। हमें सिर्फ इकट्ठी लॉयल्टी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति हो। उन्होंने कहा कि अगर दो तरह की लॉयल्टी होगी तो दोनों में राइवलिटी होगी, दोनों में क्लैश होगा कि हम पहले धर्म के बारे में सोचें कि देश के बारे में सोचें। तो हो सकता है कि कई बार आप धर्म के चक्कर में देश का नुकसान कर जाएं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के सिस्टम से डेमोक्रेसी बर्बाद होता है, तो हमें जो है इस तरह के आइडियाज़ को नहीं अपनाना चाहिए। अब ऐसा नहीं था कि सारे मुस्लिम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट पसंद ही था। एक थी बेगम एजाज़ रसूल, उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है खुद जो है माइनॉरिटीज़ को आइसोलेट कर देगा। उन्होंने कहा कि जो है जो मुस्लिम लोग खुद भी वो मुस्लिम थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो सारे मुस्लिम लोग जो है मेन स्ट्रीम से अलग हो जाएंगे और फिर उनकी वॉइस जो है, क्योंकि संख्या कम होगी तो उनकी वॉइस इग्नोर हो सकती है। तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। 1949 तक आते आते मोस्ट ऑफ मुस्लिम लीडर जो है एग्री हो गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट देश में नहीं चाहिए, और फाइनली ये डिसीजन ड्रॉप कर दिया गया और आज देश में सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। अगेन कई बार माइनॉरिटीज़ को लगता है कि साहब हमारे यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, बट पाकिस्तान में सेपरेट इलेक्टोरेट उन्होंने दिया, और आप देख सकते हो कि आज भी वहाँ पर हिंदुओं, सिखों और जो है ईसाइयों की कंडीशन क्या है। डे बाई डे उनकी पॉपुलेशन कम होती गई, डे बाई डे जो है उनके साथ मिसबिहेव के केसेस बढ़े और वो भाग करके इंडिया आ रहे हैं। तो ये चीज़ दिखाती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं था। खैर, और जो देश ने जो डिसीजन लिया वो एक सही डिसीजन था। वी विल नीड मच मोर दैन दिस रेजोल्यूशन। एक और साहब थे एनजी रंगा, उन्होंने जो है इस माइनॉरिटी की जो
जो डेफिनेशन थी उसको एक अलग डायरेक्शन में लेकर किया। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ जो है क्या कहते हैं, नंबर के बेस पे नहीं देखना चाहिए, हमें इसको जो है इकोनॉमिक टर्म पर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के जो रियल माइनॉरिटीज़ हैं वो इस देश के पुअर और जो है गरीब लोग हैं, इस देश के गरीब और जो दबे हुए लोग हैं, डाउन लेवल जो लोग हैं वो हैं। उन्होंने कहा कि सदियों से जो है उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनको जो है आप भले बता दो कि उनके पास क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा के साथ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। तो जब तक हम उनकी लाइफ को बेहतर नहीं बना पाते तब तक इन जो है राइट्स का कोई मतलब नहीं है। तो देश के एक्चुअल जो माइनॉरिटी का जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमको गरीबों को ध्यान में रखना चाहिए, उसमें हमें डिप्राइव्ड क्लास को ध्यान में रखना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेटस को ध्यान में रखना चाहिए, न कि जो है संख्या मैटर करती है। उन्होंने कहा कि जो देश का जो वीकर सेक्शन है उनको जो है प्रॉप्स चाहिए, उनको लैडर की ज़रूरत है जिससे कि वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें। आइए आगे चल करके इनके भी स्पीच मिलेंगी। एनजी रंगा ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि हु आर द रियल माइनॉरिटीज़, रियल माइनॉरिटी कौन है, क्या वो पाकिस्तान से आए हिंदू हैं, सिख हैं या इंडिया में रह रहे मुस्लिम हैं? नहीं, इनमें से कोई भी माइनॉरिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि असली जो माइनॉरिटी देश का जो है डिप्रेस्ड क्लास है। उन्होंने कहा कि सदियों से जो है इनके जो भी सिविल राइट्स हैं वो इनको कभी मिले ही नहीं, इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। आप जो है ट्राइबल एरिया में चले जाइए, उनके अपने ट्रेडिशनल लॉज हैं, ये लॉज कहते हैं कि उनकी ज़मीनें छीनी नहीं जा सकती, लेकिन होता क्या है कि जो मर्चेंट्स हैं उनके इलाकों में जाते हैं, उनकी ज़मीनें छीन लेते हैं, उनके लैंड्स पर कब्जा कर लेते हैं, वो जो है उनसे अलग अलग तरह के बॉन्ड्स भरवाते हैं और उनको ज़िंदगी भर के लिए मजदूर बना लेते हैं। और जो मनी लेंडर्स हैं वो थोड़ी बहुत पैसे दे करके उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं और गांव का गांव अपने कब्जे में ले लेते हैं। जो ज़मींदार हैं वो जो है गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके पास कोई गरीबों के पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग देश की असली माइनॉरिटी हैं और इन्हें जो है प्रोटेक्शन चाहिए और हमें इनको देना पड़ेगा। और हम जो है जो आपने जो नेहरू जी ने जो रिजोल्यूशन कहा है हमें उससे ज़्यादा चाहिए। कहा कि जब तक हम इन गरीब लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तब तक जो है इस संविधान का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है माइनॉरिटी के डेफिनेशन को एक अलग एस्पेक्ट में लेके जाते हैं। उन्होंने एक और चीज़ कही, उन्होंने कहा कि जो है कि whom are we supposed to represent, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हम देश के कॉमन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट सच ये है कि हम उनमें से नहीं हैं। नेचुरली उस दौर में जो चुनाव जीत करके आए थे वो काफ़ी एलीट फैमिली के, काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी रिच लोग थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि साहब हम किस मुंह से कहते हैं हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि देश की जो है आधी से ज़्यादा आबादी के पास खाने का पैसा नहीं। आज भी आप आज का पार्लियामेंट देखोगे तो लगभग 60 to 80% जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो वहाँ पे एमपीज़ हैं, वो करोड़पति हैं। तो और देश का जब एक्चुअल पॉपुलेशन का जो डाटा उठाओगे तो पता चलेगा 70 से 80% आबादी ऐसी है जिनकी जो इनकम है वो जो है मुश्किल से 50 रुपये 100 रुपये से नीचे पर डे है। तो हाउ कैन वी से कि जो है या ये जो नेता हैं वो हम वास्तव में गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि देखिए साहब, हम वास्तव में जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम उनके ट्रस्टी बने और हम उनके लिए बेस्ट तरीके से काम कर पाएँ ताकि जो है उन लोगों का भला हो सके। इसी तरह से एक और साहब थे जयपाल सिंह, उन्होंने जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का वेलकम किया और जो है बेसिकली वो ट्राइबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा एज एन आदिवासी आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द लीगल, उन्होंने कहा कि हम जो है इस रेजोल्यूशन के लीगल टर्मिनोलॉजी को मैं समझ रहा हूँ, ये एज एक आदिवासी के तौर पे मुझसे अपेक्षा नहीं की जाती कि मुझे जो है इस रिजोल्यूशन हमको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि माना जाता था आदिवासी बहुत बैकवर्ड होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, बेवकूफ़ होते हैं, सो कॉल्ड, ऐसा कहना नहीं चाहिए। लेकिन तो वही इस स्टीरियोटाइप माइंडसेट को वो जयपाल सिंह भी अच्छे से पहचान रहे थे। उन्होंने कहा कि एज एन आदिवासी मुझसे ये आशा की जाती है कि मुझे इसकी जो तकनीकी पहलू हैं, जो लीगल लाइंस हैं, वो हमको नहीं समझ में आना चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि हम सब लोगों ने जो है इस आज़ादी की लड़ाई को साफ साफ लड़ा हुआ है। और अगर जो है इन 6000 सालों में भारत का इतिहास जो शुरू होता है इंडस सिविलाइजेशन के टाइम से, कहा कि 6000 सालों के इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये मेरे ट्राइबल लोग हैं जिनके साथ सबसे ज़्यादा गंदा बिहेव हुआ है, सबसे ज़्यादा डिसग्रेसफुल ट्रीटमेंट हुई है, नेगलेक्ट किया गया, तो वो हमारी सोसाइटी है। का भारत का पूरा इतिहास उठा लिए, इवन कि दुनिया भर में यही ट्रेंड था कि लगातार हमारे साथ जो है जो भी लोग जो नॉन एबोरिजिन्स थे
जो बाहरी सोसाइटीज़ आई वो हम लोगों को जो है लगातार जो है दबाती रही है। फिर भी मैं जो है जवाहरलाल नेहरू पर जो है भरोसा करता हूँ कि आप जो है भारत का एक नया अध्याय लिखेंगे और जो आने वाली जो सदियाँ होंगी उसमें हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव होगा। वहाँ पर किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये जयपाल सिंह कहते हैं। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस हद तक कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोग उस सिस्टम पर, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर भरोसा कर रहे हैं कि साहब ठीक है, अतीत में जो हमारे साथ हुआ सो हुआ, आने वाला टाइम जो है हमारे लिए अच्छा होगा, हमारी कंडीशन इम्प्रूव होगी। बट आज भी देखोगे आदिवासियों की कंडीशन, मोस्ट ऑफ आदिवासी आज भी उसी तरह से बिहार जंगलों में, आज भी उनकी इनकम बहुत गरीब और जो है मुश्किल हालातों में वो जी रहे हैं। खैर, तो इस तरह से ये कहा गया, जो जयपाल सिंह कह रहे थे कि जो है अगर आप नंबर के हिसाब से देखें तो ट्राइबल्स जो है वो माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनके साथ जो भेदभाव है वो ख़त्म होना चाहिए। उनके जो लैंड राइट्स है फॉरेस्ट में, जो उनके जो चारागाह हैं, उनके जो आने जाने का मूवमेंट है, जो उनके प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि जो है उनकी लाइफ भी सेफ रह सके। उन्होंने कहा कि जो है हमारे साथ भेदभाव हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ मिलना चाहते हैं और आपको जो है हमें मिलने देना होगा, मीन सारे लोग एक साथ मिलजुल करके रहें। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ सीटें रिजर्व की जा सकती हैं ताकि जो है हमारे लोग भी मेन स्ट्रीम में आ सकें, उनकी बातें भी अच्छी तरह से सुनी जा सकें। हाँ, इसी तरह से जो दलितों के लीडर थे उनकी भी अपनी वॉइस आती है। डिप्रेस्ड क्लास, दलित लोग, आप जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो अम्बेडकर ने साफ साफ जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही थी और फाइनली जो है महात्मा गांधी ने अपोज किया था और फाइनली समझौता यही हुआ था कि जो डिप्रेस्ड क्लास है, पूना पैक्ट आपको याद होगा, उसमें ये समझौता हुआ था कि जो दलित लीडर्स हैं, दलित लोग हैं, उनके लिए सीट्स रिजर्व होगी, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा। जब पार्टीशन हो जाता है तो हालात तो इस तरह से दंगा फसाद भड़कता है, तो अम्बेडकर ने इस बात के लिए मना कर दिया कि साहब हमें सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें जो है प्रोटेक्शन चाहिए। अब अनटचेबल्स लोगों की क्या क्या डिमांड्स आ रही है। उन्होंने कहा कि जो अनटचेबल्स हैं, अनटचेबिलिटी तब तक नहीं ख़त्म हो सकती जब तक कि जो है उनके लिए स्पेशल सेफ गार्ड नहीं बनाए जाते। उनके जो है जो सोसाइटी में उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, हमको वो सब ख़त्म करना पड़ेगा और जो है लोगों का भी एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा कि सोसाइटी में लोग जो है उनके साथ मिक्स होना नहीं चाहते, उनके साथ खाना नहीं खाना चाहते, उनको मंदिर नहीं आने देना चाहते। हमने बहुत झेला है और ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और जो है हम इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। एक और जो है मद्रास के एक लीडर थे, उनका स्टेटमेंट है कि व्हाट वी वांट, कि हम जो चाहते हैं वो सिर्फ जो है सेफ गार्ड ही नहीं है, ये एक मोरल सेफ गार्ड भी चाहिए। कि उसने कहा कि जो है मैं इस बात को रिफ्यूज़ करता हूँ कि 70 मिलियन हरिजन्स, मतलब 7 करोड़ हरिजन जो है वो माइनॉरिटी है। मैं मानता हूँ कि वो माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन इसलिए हमको माइनॉरिटी का स्टेटस भी नहीं चाहिए। लेकिन हम जो चाहते हैं वो हमारी जो सोशल डिसेबिलिटी है, जिसके कारण हमको एजुकेशन के लिए मना किया जाता है, मंदिर के लिए मना किया जाता है, हमें जो है लोगों के साथ मिलने से मना किया जाता है, तो ये इमीडिएट ख़त्म होना चाहिए। हमारे साथ भेदभाव बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमको कोई स्पेशल प्रिविलेज मत दीजिए, बट हमारी जो डिसेबिलिटी है जिसके कारण हमको मना किया जाता है, ये ख़त्म कर दीजिए। नागप्पा ने भी यही कहा कि जो है हम माइनॉरिटी नहीं है, 20 से 25% पॉपुलेशन हमारी है, लेकिन हमारे साथ जो है जो धीरे धीरे करके हमको मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया है, हमको बेहद गरीब, कमज़ोर और बेकार बना दिया गया है, तो ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ऐसे ही जो है के जे खांडेरकर थे, उन्होंने भी यही कहा कि हमें हज़ारों साल से दबाया गया है, तो ये सब चीज़ें अब नहीं चलेगी, हम जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी लाइफ को इम्प्रूव कीजिए। अम्बेडकर अगेन सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए अब मना कर दिया, कहा कि साहब हमको नहीं चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन अनटचेबिलिटी इमीडिएट ख़त्म होनी चाहिए। हिंदू टेम्पल्स में जो है सभी के लिए ओपन कीजिए, और जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर सीटें रिजर्व कीजिए। जॉब्स में जो है सीट्स रिजर्व कीजिए। जब हमारे लोग जो है पार्लियामेंट में आएंगे, जॉब्स में आएंगे, तभी जो है इक्वालिटी होगी, अदरवाइज़ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और इस तरह से जो है सोशल डिस्क्रिमिनेट जो है शन तभी ख़त्म होगा जबकि जो है बड़े बड़े कानून बनेंगे। तो ये इनकी डिमांड आती है। चलिए आगे देखते हैं। द पावर्स ऑफ द स्टेट,
राज्य के एक मिनट, चलिए इस टॉपिक को जो हम बाद में देखते हैं, फिलहाल के लिए टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।